हेलो ट्रैवल्स। तो अब आखिरी वीडियो देखने चाहते हैं हमारे एएनएस टॉपिक का, जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर्स। हमने पहले सारे अल्फा ब्लॉकर्स, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सारे कोलिनर्जिक सिस्टम देख लिया। ये लास्ट टॉपिक है। आई नो ये थोड़ा लंबा चल गया, बट वेरी सॉरी फॉर द एग्ज़ाम्स आ गए थे बीच में। एंड इसके बाद हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं आखिरी चैप्टर क्या होगा, आखिरी टॉपिक क्या होगा हमारा, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स से समझ में क्या आता है, वो सारे ड्रग्स जो हमारे बीटा रिसेप्टर हैं उन्हें ब्लॉक करने वाले वैसे सारे ड्रग। अब बीटा ब्लॉकर्स अपने आप में दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड है। दोनों क्लासिफिकेशंस का एक अपना अलग बेसिस है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो सबसे पहला हमारा जो होगा क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी। तो जो पहले पार्ट है वो होते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2, और दूसरे होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव में बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 तीनों इक्वली इनिबिट होंगे, और कार्डियो सेलेक्टिव में बीटा 1 पे मेजरली इसका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखने जाते हैं कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। अब नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज विदाउट ISA, सेकेंड इज विथ ISA, एंड थर्ड इज विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अब ISA का मतलब क्या है? अब मैंने अगर ISA वर्ड यूज़ किया, उसका क्या मतलब होता है? अब हमारी बॉडी में इतने सारे रिसेप्टर हैं, उनके अपने अलग अलग एगोनिस्ट है। तो ड्रग बीइंग एन एगोनिस्ट अपने आप में उसकी उतनी नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये कोई बीटा रिसेप्टर है, इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है। तो उसके लिए ये सब की नीड नहीं है, ये सब अपनी बॉडी में ऑलरेडी अबंडेंस में प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं कि जो हमारे ये ड्रग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नाम ले ले, पिंडोलोल फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये पिंडोलोल कोई एक ड्रग आ गया। पिंडोलोल ये अपने टाइप में अगर ये बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, सो इट एक्ट्स एज अ पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब होता है कि अगर ऑलरेडी कोई भी रिसेप्टर का एगोनिस्ट प्रेजेंट है पहले से, तो अगर वो एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन इस ड्रग के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, तो द ड्रग गिवन विल एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट। बेसिकली सबको समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अगर ड्रग ज़्यादा होगा तो वो उस पे जाके बाइंड करने की कोशिश करेगा और अपना इफेक्ट दिखाने की कोशिश करेगा, जो नॉर्मल उसके एगोनिस्ट से अलग या कम लेवल का या इक्वल लेवल का हो सकता है। तो अगर किसी भी तरीके से अगर हमारे एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा दैन द ड्रग गिवन, तो वो एक्ट करेगा एज एंटागोनिस्ट। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तो यही ISA हमारे कोई शो करते हैं, कोई नहीं करते, और कोई शो करने के साथ साथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या। अब सबसे पहला आता है विच इज़ विदाउट ISA। विदाउट ISA क्या क्या हो गया? प्रोप्रेनोलोल, सोटालोल एंड टीमोलोल। अब ये 3 वर्ड आ गए। इसको याद करने का क्या तरीका है? PST करके याद रखिए, PST। और विथ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी कौन दिखाएगा? वो है पिंडोलोल। और जो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे साथ में अलॉन्ग विद नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकिंग इफेक्ट, तो वो होंगे लेबिडोलोल एंड कार्बिडोलोल। तो ये दिखाएंगे। तो ये हमें क्या देखने मिल गया कि नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 किन टाइप में डिवाइडेड है। हम आते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 में। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 में देख के समझ में आ रहा है, बहुत सारे नाम है, सब ने याद नहीं रखने, 4-5 भी याद रह गए तो इट्स मोर देन एनफ। तो इसको याद करने का एक ट्रिक क्या है? BEAAM, बीम, ऐसे करके याद कर लिए। तो BEAM से क्या याद आएगा? बीसोप्रोलोल। E से आ जाएगा एस्मोलोल, A से आएगा एसिबुटोलोल, एटिनोलोल, एंड M से आएगा मीटोप्रोलोल। तो ये 5 तो एटलीस्ट याद रखना है। उसके साथ सेलिप्रोलोल, नेविप्रोलोल, ये सब भी है। तो ये सब याद रखना है, एटलीस्ट ये 5 तो याद रखना है। अब देखते जनरेशन वाइज क्या क्लासिफिकेशन दिख रहा है। अब देखते हैं, अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को जनरेशन में डिवाइड भी किया गया। जनरेशन मतलब अलॉन्ग विद द
किस टाइम पे वो ये ड्रग यूज़ हुआ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स क्या है, ये दीज आर ओल्डर ड्रग्स एंड दे आर नॉन सेलेक्टिव। अब नॉन सेलेक्टिव मतलब क्या, जो भी ये ऊपर में इनमें से कोई होगा वही सारे यूज़ होंगे, यही नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 है, तो इनमें से एक कोई होगा। तो जितने भी इंट्रिंसिक माइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हो नहीं दिखाते हो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो कौन कौन आ गए, प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, सोटालोल एंड पिंडोलोल। तो PPSST, इसमें भी PST से ही याद रखना, बस अब P में 2 नाम आ गए, क्या नाम है, प्रोप्रेनोलोल और पिंडोलोल। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, दीज आर बीटा 1 और कार्डियो सेलेक्टिव। अब बीटा 1 या कार्डियो सेलेक्टिव आ गया, मतलब क्या, बीम, क्या याद रखना है, बीम, BEAAM, बीम। तो क्या, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, एसिबुटोलोल, एटिनोलोल एंड मिटोप्रोलोल। तो ये याद हो गए। अब थर्ड जनरेशन में क्या देखने मिलेगा, थर्ड जनरेशन आर दोज विच शोज अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी एंड वासोडाइलेटरी प्रॉपर्टी। अब अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से नाम आ गए थे, लेबिटोलोल एंड कार्बिडोलोल, ये 2 वर्ड आ गए थे। तो लेबिटोलोल एंड कार्बिडोलोल याद करना है, और एक और याद करना है यहाँ से, सेलिप्रोलोल। तो सेलिप्रोलोल भी याद करना है, तो LCC, तो इसको करके याद कर लिए। तो ये हो गया हमारा जो भी डिफ्रेंशिएशन होना था, जो क्लासिफिकेशन होना था, ये वो हो गया। अब देखते हैं नीचे जाते हैं कि और कौन कौन से ड्रग होते हैं। अब बीटा 1 ब्लॉकर्स में क्या क्या आते हैं। बीटा 1 प्रेजेंट, पहली बात कहाँ होता है, ये एक्ट कैसे कर रहे हैं ना। बीटा 1 इज प्रेजेंट इन हार्ट एंड जेजी सेल्स, ये इन 2 जगह पे प्रेजेंट है। अब हार्ट, अब जेजी सेल में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, रेनिन को कम करेंगे, विच विल रिड्यूस द बीपी, सो इट इज़ गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो उसके लिए अब क्या कहते हैं, अब हार्ट में अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो उसका कोई रीज़न है, तो उसका रीज़न है इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल टाइप ऑफ कार्डियक डिजीजेस। ऑल टाइप मतलब क्या, मायोकार्ड इन्फाक्शन, स्टेबल एंजाइना, टेकाइकार्डिक एरिथमियास, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, HOCM, फैलस टेट्रोलॉजी, ये सब में काम आता है, ये सब का ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इसके यूजेस क्या कहेंगे, इट इज़ यूज फॉर हाइपरएनीमिक हाइपरटेंशन, it is a drug of choice for migraine prophylaxis, it is a drug of choice for essential tremors, it is used for anxiety and hyperthyroidism, इन सब में भी काम आता है। तो क्या क्या, एटलीस्ट इतना तो याद रखना। और तो क्या क्या याद रखना है, हाइपर एनीमिक हाइपरटेंशन, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस तो याद रखना ही रखना है, एसेंशियल ट्रेमर्स भी याद रखना है, एंड एंग्जाइटी तो एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए, साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म भी होगा तो और बढ़िया। तो ये हमें देखने मिल गया। और क्या क्या देखने मिल रहा है, तो अब देखते हैं सारे जनरेशन वाइज सारे ड्रग्स को देखते हुए आते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स आर नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर। अब नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, these have a property of negative insulin resistance and lipid effect. These have negative insulin resistance and lipid effect. मतलब क्या, नेगेटिव मतलब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, उससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो उसके कारण, और हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो ये डायबिटीज़ के टाइम हम नहीं दिया जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है और ये चीज़ें और बढ़ा रही, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइम दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब क्या होगा, और हमारे अब लिपिड इफेक्ट भी बोला मैंने, लिपिड इफेक्ट का मतलब क्या है, अब नेगेटिव लिपिड इफेक्ट मतलब कुछ तो गड़बड़ करना है बॉडी के अंदर। गड़बड़ करना है मतलब क्या, जितने भी बैड लिपिड है उनको बढ़ाना है, तो ये बैड लिपिड्स LDL को बढ़ा रहे हैं, और गुड लिपिड्स विच आर दी HDL उन्हें कम करना है, तो HDL कम हो गया। तो ये हमें देखने मिल गया। तो अब इसमें ड्रग कौन कौन से आते हैं, तो अब हम सब ने एक दवाई का नाम सुना होगा, पैंटॉप एक दवाई है, बस यहीं पे पैन की जगह पॉन करना है, तो पॉन्टॉप कैसे याद है, ये पैंटॉप की जगह पॉन्टॉप करके याद करना है। तो इसमें ड्रग्स कौन कौन से आते हैं, प्रोप्रेनोलोल, ऑक्सप्रिनोलोल, नीडोलोल, टीमोलोल, पेनबुटोलोल, पिंडोलोल एंड एस्मोलोल। इसमें से मेनली याद अगर कोई रखना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल, टीमोलोल एंड एस्मोलोल, ये 4 तो याद रखने ही रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोप्रेनोलोल। अब प्रोप्रेनोलोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोप्रेनोलोल हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्शंस। क्या क्या एक्शंस है इसके, सबसे पहले देखते आते हैं, इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट। अब बीटा ब्लॉक कर रहा है मतलब क्या, ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। तो सबसे पहले बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, तो बीटा 1 में क्या हमें देखने मिलेगा,
हार्ट रेट रिड्यूस होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिडक्शन होगा, कार्डियक आउटपुट रिडक्शन होगा, कंडक्शन कम हो जाएगा हार्ट का, सिस्टोल का टाइमिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब ये सिस्टोल का टाइमिंग प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसके कारण ये भी हो सकता है देयर इज़ अ डिस्टर्ब इन सिनर्जी ऑफ वेंट्रिकुलर फाइबर। अब सिस्टोल ठीक से नहीं होगा तो उतना ही गड़बड़ तरीके से वेंट्रिकल के पास भी इम्पल्स कम जाएगा, तो उनके बीच की जो हार्मनी बन रही है वो बिगड़ जाएगी। ये होता है। पर अब हार्ट रेट कम हो गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, तो सादी सी बात है हार्ट थोड़ा आराम से काम करेगा, थोड़ा आराम ले सकता है। मतलब क्या, कार्डियक वर्क इज रिड्यूस्ड अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब काम कम कर रहा है तो उसको खाना भी कम खाना है, तो ऑक्सीजन भी कम ले रहा है। और क्या क्या कर रहा है, ये मायोकार्डियम का रिफ्रैक्टरी पीरियड कम कर रहा है, एवी कंडक्शन रिड्यूस कर रहा है। बस अब यहीं पे बीटा टू में, अब बीटा टू ब्लॉकिंग में क्या था, वासोडाइलेटरी इफेक्ट था, पर अब हमने इसे ब्लॉक कर दिया तो क्या मिल रहा है, वासो कंस्ट्रिक्शन मिल रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, बीपी या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बीपी इन हाइपरटेंशन बाय आइसोप्रिनालिन एंड एड्रेनालिन, इनके कारण जो ये होगा वो बढ़ेगा। और क्या होगा, ब्रोंकियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ब्रोंको डायलेशन करा था बीटा टू से, तो अब इसको अगर हम ब्लॉक कर रहे तो क्या होगा, ब्रोंकियल रेजिस्टेंस या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होगी, मतलब क्या, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को स्टिमुलेट करेगा, लोकल एनेस्थेटिक जैसा काम करेगा बेसिकली। और क्या क्या, अब इसमें कुछ कुछ बैड इफेक्ट्स भी आते हैं, क्या, ऑक्यूलर इरिटेशन कराता है, कॉर्नियल एनेस्थीसिया करवाता है। और क्या कर रहा है, इट इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस और फ्री फैटी एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। तो क्या है, ट्राइग्लिसराइड लेवल और एलडीएल लेवल्स अपने बॉडी में बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया, तो जैसे मैंने बताया नेगेटिव लिपिड इफेक्ट, तो ये हो रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल लेवल्स बढ़ रहे हैं। और क्या, इट विल रिड्यूस ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजन को टूटने से बचाता है, तो इंसुलिन की रिकवरी कम करा रहा है। और क्या, एड्रेनर्जिक प्रोवोक ट्रेमर्स भी इनहिबिट होते हैं। ये वाले इतने नहीं, एटलीस्ट जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, ब्लॉकिंग इफेक्ट है, वो तो याद रखना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स का एक बहुत सिंपल सा है, बस अगर ड्रग भी याद है तो बीटा रिसेप्टर जहाँ पे प्रेजेंट है उसका जो एक्शन है उसी का उल्टा बस करना रहता है। तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एएनएस दिस वे। पूरे एएनएस में ऐसा ही टाइप का सिस्टम है। अगर रिसेप्टर याद है, रिसेप्टर का एक्शन पता है, और साथ ही साथ ये पता है कि ड्रग का नाम क्या है, तो और वो किस क्लासिफिकेशन में आता है, तो बाकी आंसर बनाना इज सिंपल। तो अब देखते हैं प्रोप्रेनोलोल का फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखने मिल रहा है प्रोप्रेनोलोल का, कि एब्जॉर्प्शन इसका ओरली एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, बट बायो अवेलेबिलिटी कम है। मतलब क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हो जाता है इसका। लिपिड सॉल्यूबल है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। इट इंक्रीजेज डोज, अगर ज़्यादा डोज में दिए तो हिपैटिक ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसके कारण बायो अवेलेबिलिटी एंड, मतलब अगर ज़्यादा डोज देते तो हिपैटिक ब्लड फ्लो कम होता है, बट बायो अवेलेबिलिटी एंड टी हाफ बढ़ जाता है, ये हमें देखने मिलता है। और क्या, इंक्रीज इन बायोबिलिटी, अगर बायोबिलिटी बढ़ाना है तो हमें उसे मील्स के साथ लेना चाहिए। इंक्रीज बायो बाय टेकिंग विथ मील्स। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसके कारण कम होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अब ड्रग कम होगा अगर मील के साथ लें, तो क्या होगा, एक्सक्रीशन बाय यूरिन। अब यूरिन में अगर निकालें तो उसे एज ग्लूकोरोनाइड्स निकालते हैं। एंड 90% प्रोप्रेनोलोल इन आवर बॉडी इज ट्रैवलिंग और इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये हमें देखने मिल गया। अब एडवर्स इफेक्ट क्या देखने मिलता है हमें, कि मायोकार्डियल इंसफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मायोकार्डियल इंसफिशिएंसी मतलब कि ब्लड ठीक से फंक्शनिंग नहीं दे पा रहा है। फंक्शनिंग नहीं दे पा रहे का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब हमारा हार्ट रेट गिरा रहा है, बीटा ब्लॉकर्स के कारण हार्ट रेट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, कंडक्शन कम हो रहा है। तो अगर ज़्यादा डोज में दे दिए तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हार्ट ठीक से पंप ही नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ही आराम के मोड में चले जाएगा, तो मायोकार्डियल इंसफिशिएंसी आएगी, जिसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इडीमा बढ़ सकता है। ब्रेडिकार्डिया का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ऑलरेडी हम हार्ट रेट गिरा रहे हैं, टैकाइकार्डिया से अपन ब्रेडिकार्डिया में ऑलरेडी ला रहे हैं, पर एडवर्स इफेक्ट हो गया मतलब क्या, वो ब्रेडिकार्डिया और गिर जाएगा, तो इसलिए ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इट में वर्सन सीओपीडी। अब सीओपीडी के टाइम पे, अब सीओपीडी के लिए अपन क्या देते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं। बीटा टू एगोनिस्ट देते तो ब्रोंकोडाइलेशन होता है। पर यहीं पे हम अगर यहीं पे हम अगर प्रोप्रेनोलोल देते हैं
जो कि एक नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, तो बीटा 2 को ब्लॉक कर देगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देगा। तो उसके कारण इट में वर्सन COPD, इंक्रीज फेटल ब्रोंकियल एस्थमा। तो इसलिए COPD के पेशेंट्स के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और क्या देखने मिल रहा है, इंक्रीज वेजोस्पास्टिक और इवन क्लासिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई एंजाइना हमारे वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हो रहा है, हम उसमें और प्रोप्रेनोलोल दे रहे हैं जो बीटा 2 को ब्लॉक जो बीटा 2 को ब्लॉक करके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। अब वेजोस्पास्टिक एंजाइना ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हो रहा है और अपन उसको वासो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो इट विल बी इंक्रीज, उसका एंजाइना बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस टाइम पे भी नहीं देते। और क्या, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटिस ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपर ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट ड्रग है, हम और डायबिटीज मेलाइटिस के टाइम ही नहीं दे सकते, बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अब बैड लिपिड क्या है, बैड लिपिड बढ़ाता है ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड LDL लेवल बढ़ाता है, गुड लिपिड को कम करता है, HDL गिराता है। सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट मे लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और क्या देखने मिल रहा है हमें कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग कंप्लीट या पार्शियल हार्ट ब्लॉक, तो ये हमें देखने मिल गया। और क्या देखते हैं, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग ब्रेडिकार्डियक एरिथमिया। अब हमने देखा था इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टैकीकार्डियक एरिथमिया। टैकीकार्डियक एरिथमिया के कारण मतलब जो एरिथमिया अकर हुआ ड्यू टू टैकीकार्डिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए एक ब्रेडिकार्डियक एजेंट दे रहे हैं जो ब्रेडिकार्डिया करवाएगा। पर अगर पेशेंट को ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया के कारण एरिथमिया है, उसको ये थोड़ी दे सकते हैं, ये तो और बढ़ा देगा एरिथमियाटिक कंडीशन को। ये ब्रेडिकार्डिया एरिथमिया डिफेक्टिव एसए नोड के कारण और AV नोड ब्लॉकेज के कारण होता है। अब डिफेक्टिव एसए नोड को हम बोलते हैं 6 साइनस सिंड्रोम, तो उसके टाइम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और क्या, वेसोस्पास्टिक एंजाइना जैसे मैंने बोला, एंड अक्यूट हार्ट फेलियर के टाइम पे भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ये हमने देख लिया कि कहाँ पे प्रोप्रेनोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब ये तो था मोस्टली बीटा 1 का क्या एक्ट था। अब बीटा 2 का एक्ट उसका और क्या क्या रहता है। अब बीटा 2 बहुत जगह प्रेजेंट है, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 एक्टिंग क्या होगी, बीटा 2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होगी इसको याद करने के लिए एक तरीका है, इसका नाम है 4P हीट जी। 4P हीट जी का मतलब क्या है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते 4P क्या है। It is a drug of choice for pheochromocytoma. Pheochromocytoma is basically increased dopamine in the blood, जिसके कारण बहुत न्यूरोजेनिक डिजीजेस आती हैं। Pheochromocytoma के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। It is a drug of choice for prophylaxis of migraine. It is a drug of choice for performance anxiety, and it is a drug of choice for portal hypertension. ये बेसिकली डायलेटेड इसोफेजियल वेराइसिस के टाइम होता है। तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दीज 4 थिंग्स। अब हीट क्या है, इट इज़ अ ड्रग यूज फॉर हिमैंजियोमा, एसेंशियल ट्रेमर्स, जैसे मैंने बताया ऊपर, इट इज़ अ एसेंशियल ट्रेमर्स। और क्या क्या होता है, एकथेशिया के टाइम ये यूज़ होता है, थायराइड स्टॉर्म के टाइम और ट्रेमर्स के टाइम पे ये काम आता है। और 4P हीट जी का मतलब क्या है, जी का मीनिंग सिंपल सा बेसिकली है कि ये ग्लोकोमा के टाइम पे ये एक्वस प्रोडक्शन कम कराता है। तो ये हमें देखने मिल गया। अब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होगी, LDL बढ़ाना कम करना, HDL बढ़ाना कम करना, या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाना कम करना, ये सब कुछ नहीं करता। तो सिंपल क्या है, इससे समझ में क्या आता है, इट इज़ सेफर इन डायबिटीज़ मेलाइटस, इट रिड्यूसेस द इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। और क्या, इट रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ रेनॉल्ड्स फिनोमिनॉन, ये सब कम करता है। तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या है, इसके लिए हमने याद किया था बीम करके याद किया था, तो बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल, एसिबुटोलोल एंड मिटोप्रोलोल। तो ये हमें देखने मिल गया। अब आते हैं थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स पे। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, दे हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड लिपिड। अब पॉजिटिव इफेक्ट मतलब क्या, अब नेगेटिव इफेक्ट में सारे गड़बड़ काम हो रहे थे, मतलब क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, LDL बढ़ रहा था, HDL कम हो रहा था। अब यहाँ पे पूरा उल्टा होगा, यहाँ पे अच्छे काम होंगे। अच्छे काम में क्या देखने मिल रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब बॉडी ईजीली ब्लड ग्लूकोज को निकाल ले रही है। और क्या मतलब ब्लड ग्लूकोज को कम कर रही है, LDL भी कम हो रहा है, HDL बढ़ रहा है।
अब LDL कम हो रहा है मतलब अब LDL कम हो रहा है, HDL बढ़ रहा है मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है मतलब ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइम दिया जा सकता है। तो ये तो और क्या क्या है, अब थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी थी। दीज आर अल्फा ब्लॉकिंग के साथ साथ ये वासोडाइलेटर एंड कार्डियो सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव भी होते, और साथ ये हो गया। अब क्या देखने मिल रहा है कि अब कुछ ड्रग्स देखते हैं जो बीटा ब्लॉकिंग और अल्फ़ा ब्लॉकिंग दोनों कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्फ़ा ब्लॉकर्स। वो उनके नाम क्या आते हैं, लेबिटोलोल, कार्विडोल एंड बिवेंटोलोल, जिसमें से लेबिटोलोल और कार्विडोलोल तो एटलीस्ट याद रख ही लेना है। कार्विडोलोल अपने आप में बीटा ब्लॉकिंग एजेंट है। ये कैसे करता है, ये अल्फ़ा भी ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, एंड इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो कार करके याद कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ये है कि बीटा ब्लॉकर्स, अब और क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, बीटा ब्लॉकिंग प्लस एनो रिलीज एक्टिविटी होनी। एनो रिलीज मतलब क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है, हमारे ब्लड वेसल्स को वैसोडाइलेट कराता है। तो ऐसा कोई ड्रग थर्ड जनरेशन में आ सकता है जो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी हो और नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू वासोडाइलेटरी एक्टिविटी कराए। तो नाम क्या होगा, एन करके याद कर लिए, एन करके क्या याद किए, नेबिवोलोल एंड निप्राड्रिलोल। तो ये हो गया। नेबिवोलोल अपने आप में भी एंटीऑक्सीडेंट है। और कौन से एंटीऑक्सीडेंट अभी अपन ऊपर पढ़े, कार्विडोलोल। तो ये हमने देख लिया। और क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए एक थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर के, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होनी चाहिए। बीटा ब्लॉकिंग पार्शियल एगोनिस्ट होना चाहिए। वो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया। जो भी अगर एगोनिस्ट के प्रेजेंस में एक्ट वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, और उसके अगर एगोनिस्ट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इट एक्ट्स एज एन एंटेगोनिस्ट। तो ये हमें याद रखना है। और क्या, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके कारण कैल्शियम कम होगा। अब कैल्शियम कम आएगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, इट विल लीड टू वेसो डायलेशन। ये काम कौन करता है, बिटैक्सोलोल। मतलब क्या, दो तरीके से हमने वेसो डायलेशन कराया अभी तक, एक नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू कराया और एक हमने कैल्शियम चैनल के थ्रू कराया। जो भी जो वेसो डायलेशन नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू करा रहा था उसका नाम क्या था, नाइट्रिक ऑक्साइड से याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड एन नेबिवोलोल एंड निप्राडिलोल। और जो कैल्शियम चैनल्स के थ्रू करा तो उसको CB करके याद रखना है। CB क्या है, बिटैक्सोलोल, या BC करके याद कर सकते हैं, बिटैक्सोलोल, जो कैल्शियम चैनल के थ्रू वेसोडाइलेशन कराता है। अब जिसकी अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी हो, उसके कारण वेसोडाइलेशन हो, तो वो क्या होगा, लैबिटोलोल, अभी हमने ऊपर देखा। और क्या क्या है, जो बीटा ब्लॉकिंग एजेंट भी है प्लस पोटेशियम चैनल ओपनर है मतलब क्या, अगर पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो सेल के अंदर से इट विल क्विकली मूव आउट। अब वो कम हो गया तो और नेगेटिव में चला गया, अंदर जितना भी पोटेशियम प्लस के कारण था सेल के अंदर पोटेंशियल वो और नेगेटिव हो जाएगा। तो इट विल लीड टू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल्स, मतलब बेसिकली द वेसल्स। तो उसके कारण क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा रेदर देन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये कौन कर रहा था, इट इज़ डन बाय टिलिसोलोल। इसमें थोड़े नाम बदल जाते हैं जो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, बट ये याद रखना इज़ ज़रूरी। तो ये हमें देखने मिल गया। अब ये थे हमारे प्रॉपर्टीज़ इसकी। तो जो भी हमारे थर्ड जनरेशन ब्लॉकर्स है वो दो टाइप के, एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव और एक होते हैं सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन आते हैं, लेबिटोलोल, सेलिप्रोलोल एंड बुसिंडोलोल। एटलीस्ट ये तो याद रखने ही है हमें। अब सेलेक्टिव में और क्या क्या आते हैं, नेबिसोलोल, बिटैक्सोलोल एंड कार्विडोलोल। NBC करके याद कर सकते हैं हम ये, NBC, और इसके लिए LCB। तो ऐसे करके याद रख लिए। तो ये एक नॉर्मल वे हो गया उसको याद करने का। और क्या क्या देखने मिल रहा है, अब बीटा ब्लॉकर्स विद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आती है हमारे पास। एक तो मैंने बता दिया था इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। उसके क्या क्या एग्जांपल्स है वो हम देख लेते हैं। बीकोपा करके याद कर सकते हैं, बीकोपा में क्या आएगा, बोपिंडोलोल, सेलिप्रोलोल, ऑक्सरिनोलोल, पिंडोलोल, एसिबुटोलोल। पिंडोलोल तो सिंपली मैक्स इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी की, तो अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो भी याद, तो एक पिंडोलोल तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए। और साथ ही साथ सेलिप्रोलोल,
ये दो तो याद होना चाहिए, PC। और क्या अब हमारे पास दूसरा एक इफेक्ट क्या आता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या आता है, बीटा ब्लॉकर विच इज़ अ सोडियम चैनल ब्लॉकर एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इसे हम MSA बोलते हैं। एंड ये सारे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इज़ यूज एज एंटी एरिथमेटिक ड्रग। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट इन फ्लटर एंड फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट, स्टेबलाइजेज द मायोकार्डियम। मतलब बेसिकली क्या, लोकल एनेस्थेटिक या सोडियम चैनल। अब सोडियम चैनल की सोडियम चैनल हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके कोई भी मिस फंक्शन से आयन इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीजेस आते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लॉकर्स है वो सोडियम चैनल के मैल फंक्शनिंग को ब्लॉक करेगा। अब वो उस मैल फंक्शनिंग को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हार्ट में मैल फंक्शन के कारण क्या होता है, देयर इज फ्लटरिंग एंड फिब्रिलेशन। तो फ्लटरिंग और इसको रोकने के लिए क्या हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के रूप में बीटा ब्लॉकर्स दे दिया। बीटा ब्लॉकर्स दिया तो ये जो फ्लटर और फिब्रिलेशन के कारण जो एरिथमेटिक कंडीशन बनेगा उसके कारण उसे रोकता है। तो एंटी एरिथमेटिक ड्रग, तो इट स्टेबलाइजेज द मायोकार्डियम, इसलिए हम बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो इसमें कौन कौन से हैं, CPM स्लैब, बेसिकली CM स्लैब, ये CM स्लैब चीफ मिनिस्टर को झापड़, तो ये करके याद कर दिए। तो उसमें क्या क्या आएगा, कार्बिडोलोल जिसका मैक्सिमम MSA एक्टिविटी होता है, सोटालोल, लेबिटोलोल, प्रोप्रेनोलोल, और क्या आना चाहिए, एसिबुटोलोल। ये सारे वो जो नॉर्मल है, जो हम अभी स्टार्टिंग से नाम सुनते आ रहे, तो ये सारे तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। और क्या, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाले सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन, माइग्रेन, ये यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होना चाहिए। अब क्या है, बीटा ब्लॉकर्स इन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो बीटा ब्लॉकर्स इन डायबिटीज मेलाइटस क्या, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो इट विल रिड्यूस द इंसुलिन रिड्यूस कर देगा। हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा, इट विल इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मास्क द सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, अब इसको मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ, साइड में यहाँ पे देख, जैसे इंसुलिन प्रेजेंट है वो बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। इंसुलिन हमारे ब्रेन में जाके क्या कराएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। इंसुलिन बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया विल सेंड सिग्नल टू ब्रेन। ब्रेन के पास एक सिग्नल जाएगा। ब्रेन के पास सिग्नल क्या गया कि इमरजेंसी है भाई, बॉडी में ग्लूकोज तो कम हो रहा है, तो इट्स एन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी में क्या करेगा, ब्रेन विल डिस्चार्ज या बेसिकली स्टिमुलेट सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल स्टिमुलेट बीटा 1 एंड बीटा 2, ये होगा। और क्या क्या जाएगा, इसी SNS अपने बॉडी को भी बोलेगा कि भाई शुगर कम है, अपने बॉडी में ग्लूकोज कम है, तो क्या करेगा, भूख लगाएगा। इट विल लीड टू हंगर, वार्निंग बाय ब्रेन, पर्सन विल ईट, पर्सन ईट्स, ये हमें देखने मिल गया। अब बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है तो बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, बॉडी में इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारे बीटा 1 के स्टिमुलेशन से हो रहा है पैल्पिटेशन होगा, और क्या होगा, बीटा 2 के कारण ट्रेमर्स आएंगे। तो ये हमें देखने मिल गया। एंड स्वेटिंग भी दिखेगी। स्वेटिंग एक्चुअली किसके कारण हो रहा है, ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक्स के कारण हो रहा है। ये मैंने इसके बारे में पहली वीडियो में बताया था, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक्स में होता है, इनके कारण ये होता है। अब क्या होगा, अब हमने क्या दे दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया। अब बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, ये इसको भी इनहिबिट करेगा और साथ ही साथ इसको भी इनहिबिट करेगा। अब ये दोनों का इनहिबिट क्या हुआ तो क्या दिखेगा, पैल्पिटेशन हमें नहीं दिखेगा, ट्रेमर्स हमें नहीं दिखेंगे। तो अब ये दोनों नहीं दिखेगा तो पर्सन को स्टिमुलेशन भी नहीं जाएगा कि भाई कुछ दिक्कत हो रहा है, तो हम उस पर एक्ट भी नहीं करेंगे।
हाइपोग्लाइसीमिक तो इसके कारण क्या होगा, बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ जाएगा, विच मे बी फेटल, तो ये हमें देखने मिलता है। तो पता कैसे चलता है कि दिक्कत हो रहा है, अगर बीटा ब्लॉकिंग कोई पेशेंट हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया के टाइम जो सिम्टम्स मास्क होते हैं उनमें से स्वेटिंग बस एक ऐसा है, एक्सेप्ट स्वेटिंग एक वो चीज़ है जो पता चल जाती है कि स्वेटिंग के कारण पता चल जाता है कि हाँ ये इशू है, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स के कारण नहीं हो रहा है। स्वेटिंग इज ड्यू टू द सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम है उसके कारण ये हो रहा है। तो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम के डिस्चार्ज के कारण जब स्वेटिंग हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि इट इज़ ड्यू, तो कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, हमें चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद जब पता चलता है कि पर्सन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में, तो वो खाता है, उसे जो भी ट्रीटमेंट देती है वो जाता है। तो इट इज़ नोन, तो इसके टाइम पे ये जो मास्किंग ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है, इट इज़ नोन एज हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस। दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। तो ये हमें देखने मिल गया इन दिस। फार्माकोकाइनेटिक के कुछ चीज़ें तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो टी हाफ सबसे पहले देखते हैं। टी हाफ सबसे ज़्यादा किसका होता है, नेडोलोल का मैक्सिमम होता है और मिनिमम एस्मोलोल का होता है। एस्मोलोल इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, सिर्फ 10 मिनट तक का इसका एक्टिविटी होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्टिविटी किसका है, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है कार्बिडोलोल और सबसे कम होता है सेलिप्रोलोल। अब क्या, ओरल बायोअवेलेबिलिटी। ओरल बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मैक्सिमम होती है, जो 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है वो है पेनबुटोलोल एंड पिंडोलोल। और सबसे मिनिमम 30% वो किसकी है, प्रोप्रेनोलोल एंड कार्बिडोलोल। प्रोप्रेनोलोल का बताया था सिर्फ 30% रह जाता है क्योंकि उसका फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो उसके कारण ही होता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द बीटा 2 ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। इसके और अगर कोई पॉइंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का। हमने ये देख लिया था सारे, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, लिपिड रेजिस्टेंस क्या है, ये सब हमने देख लिया था। और क्या क्या हमें देखना था, या कुछ और प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारा जो एक ड्रग है टिलिसोलोल क्या कर रहा था, कैल्शियम चैनल ओपनर था। तो ये भी हम देख सकते हैं कैल्शियम चैनल क्लोजर कौन होगा, कैल्शियम चैनल क्लोजर कौन होगा, तो कैल्शियम चैनल क्लोजर हमारा होता है सोटालोल। ये हमारा पोटेशियम चैनल क्लोजर होता है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी बीटा ब्लॉकर्स जाते हैं, बीटा जो लिपिड सॉल्युबल है, बीटा ब्लॉकर्स विच आर लिपिड सॉल्युबल, ये सारे लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, मेटाबॉलिज्म इन लिवर बाय CYP एंजाइम, इनके थ्रू होते हैं। अब ये लिवर में हो रहा है, तो इससे बचाना कैसे है, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमें एक्सक्रीशन करना रहता है। अब लिपिड सॉल्युबल चीज़ें तो एक्सक्रीट आउट होंगी नहीं, वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में हमें इसे एक्सक्रीट करना रहता है। तो अब हम मैक्सिमम बीटा ब्लॉकर्स हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हम करते हैं, तभी वो एक्सक्रीशन हो पाता है। लिपिड लिवर में होता है तो लिपिड सॉल्युबल को वाटर में करते हैं, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ किस पे लागू नहीं होती है वो देखते हैं। इट इज़ फॉर ऑल एक्सेप्ट कौन कौन से आगे, नेडोलोल, एटिनोलोल, सोटालोल, एसिबुटोलोल। ये अपने आप में वाटर सॉल्युबल्स है सारे, ये अपने आप में सारे वाटर
सॉल्यूबल है। अब ये वाटर सॉल्यूबल है तो क्या हो, अब ये वाटर सॉल्यूबल है तो क्या हमें क्या देखने मिल रहा है, ये लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होंगे, सीधा अनचेंज्ड वे में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे लिवर से। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन को लिवर फेलियर है तो लिवर फेलियर के टाइम पे नोडालोल, एटिनोलोल, सोटालोल, एसिबुटोलोल ये सब सेफ है, ये सारे सेफ है ड्यूरिंग, सेफ लिख देता हूँ, दीज आर सेफ ड्यूरिंग लिवर डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर। बट कोई चीज़ कहीं सेफ है तो कहीं डैमेजिंग भी है, सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में ये भाई साहब ये सारे हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो ये हमने देख लिया अबाउट ऑल द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटीज़, ये हमने KDT और साथ साथ में और भी एक्स्ट्रा नॉलेज ये सब को कवर करके बनाया। सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। तो एक बार अगर इस वीडियो के साथ देखते देखते अगर KDT ओपन करके बस सुन लिए इस वीडियो को, इट्स गोना हेल्प अ लॉट। मोस्ट ऑफ द KDT मैंने इसमें कवर कर दिया है एंड अलॉन्ग विद मैनी अदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो नेसेसरी है यहाँ पे बताना, वो सारी मैंने इसमें बता दी है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट से हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। पैथोलॉजी में हम इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करेंगे और इस बार मैं अपने वीडियोस में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग समथिंग रियली न्यू, तो जो कि समझने में बहुत ईजियर वे होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ विजुअलाइज करने पे सबसे बेस्ट समझ में आती है। सो आई एम गोना डू समथिंग अबाउट दैट। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच ट्राइबल्स, प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।